प्रिंस और हुईजू एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग प्राइवेट रेजिडेंसी में आ जाते हैं और इन लोगों के सामने अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं, पर वो दोनों तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं पा रहे होते। प्रिंस बोलता है तुम सोने चले जाओ, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हुईजू सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसके दिमाग में तो वो किस वाला किस्सा चल रहा होता है। लेकिन वो फिर खुद को समझाती है वो तो नॉर्मल सी बात थी, उस टाइम पर अगर वहाँ पर कोई भी होता तो किस ही होता, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन फिर भी उसका दिमाग खराब हुए जा रहा होता है। दूसरी तरफ प्रिंस भी इस किस के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा खुश हुए जा रहा होता है। के बाद वो हुईजू के गेट के पास आ जाता है। हुईजू भी उसे देख लेती है और उस बेचारे की दिल की धड़कनें तो तेज हो जाती है। प्रिंस उसका नाम लेता है हुईजू, लेकिन वो तो कोई जवाब ही नहीं देती। इसके बाद प्रिंस वापस से लौट जाता है और हुईजू अपने दिल पर हाथ रखकर बोलती है तुम इतनी तेज क्यों धड़क रहे हो। इसके बाद हुईजू वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। उसे देखकर वो गिरने वाली होती है, लेकिन प्रिंस उसे पकड़ लेता है। फिर उसकी नजर उसके होठों पर जाती है, इसलिए वो बोलती है मुझे ना ऑफिस जाना है और वो भागकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो चर्च में होती है और फादर के सामने बोल रही होती है शायद ना मेरे ऊपर किसी गोश्त ने ना कब्जा कर लिया है, आप मेरे ऊपर एक्सोसिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हुईजू बाहर आती है उसे मिल जाता है। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन हुईजू तो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। एक्चुअली में हुईजू पहले कभी चर्च नहीं आती थी क्योंकि वो इसके रिलीजन में नहीं आता था। मीनू से बोलता तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी अंदर से होकर आता हूँ। तभी हुईजू को प्रिंस का कॉल आता है। वो उसे पूछता है क्या तुम फ्री हो, क्योंकि हमें शादी के लिए ना एक डेट चूज करनी पड़ेगी। तो वो बोलती है हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तभी मीनू से पीछे से बुलाता है। प्रिंस उसे उसकी आवाज से पहचान लेता है और हुईजू उसे बोलती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और कॉल कट कर देती है। हुईजू तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर हुईजू मिन को ड्राइविंग करते हुए देखकर बोलती है क्या तुम्हें भी ड्राइविंग करना पसंद है। प्रिंस को ड्राइविंग करना ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उड़ रहे हो। मिन तो उसके मुंह से प्रिंस की तारीफें सुनकर जल भुन रहा होता है और बोलता है तुम ना उसके प्यार में मत पड़ जाना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उससे डिवोर्स लेना है। वो बोलती है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं पागल थोड़ी हूँ। इसके बाद हुईजू उसे बाय बोलकर अपने ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर वो धोई को बोलती है सीनियर मैनेजर डायरेक्टर को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उसका भाई सीनियर मैनेजर डायरेक्टर होता है। इधर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के लिए वेडिंग डेट को फिक्स कर रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो कि उसके पास आकर बैठ जाता है। किंग बोलता है मैंने आपके लिए एक अच्छी सी वेडिंग डेट फिक्स की है। प्रिंस बोलता है मुझे ये डेट ज्यादा अच्छी लग रही है। किंग बोलता ठीक है मैं इसे चूज कर लेता हूँ और उस दिन पर मुहर लगा देता है, यानी कि उस दिन उनकी शादी फिक्स हो जाती है। इधर हुईजू अपने लिए नेकलेस बाय कर रही होती है और वो अपनी ही कंपनी की एक शॉप में होती है। तभी वहाँ पर उसका भाई और भाभी आ जाते हैं कि भाभी आकर तो हुईजू से चिपकने लग जाती है, लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देती है। हुईजू अपने भाई को बोलती है मैं अपनी कंपनी को तुम्हें तभी सौंपूंगी जब तुम उसे अच्छे से रखोगे, अगर तुम इसमें फेल हो गए ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सियोंग बोलता है ये तो मुझे मारने का प्लान बना रही है। इसलिए उसकी बीबी उसे समझाती है, जिसके बाद वो दोनों खुश होने लग जाते हैं। ऐसे में दोही उसे पूछने लग जाती है क्या सच में आप अपनी कंपनी को उसके नाम कर रही हो। बोलती है जब मैं वापस आ जाऊंगी ना तो उनसे अपनी कंपनी वापस ले लूंगी। उसके बाद दोही उसे इस जगह पर लेकर आ जाती है और बोलती है आपने ही तो प्रिंस को हाँ किया था। अभी उसे याद आता है कि सुबह उसे प्रिंस का कॉल आया था और उसने हाँ किया था। इसके बाद वो अंदर पहुंच जाती है। यहाँ पर लेडीज प्रिंस का साइज चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पर हुईजू आ जाती है। वो प्रिंस की तरफ देखती है। जैसे ही प्रिंस उसकी तरफ देखता है तो वो अपना मुंह इधर कर लेती है और लेडी बोलती है जो भी आपको सही लगे और कंफर्टेबल लगे आप हमें बता दो ताकि अभी हम आपके लिए सिलेक्ट कर दें। इसके बाद हुईजू भी उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसका भी साइज चेक कर रहे होते हैं। इसके बाद वो प्रिंस की तरफ देखती है। जैसे ही प्रिंस उसकी तरफ देखता है तो वो अजीब सा रिएक्शन देती है। इस वजह से प्रिंस उसकी तरफ ही देखने लग जाता है। हुईजू देखती है कि प्रिंस उसकी तरफ ही देख रहा है। प्रिंस तो उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन हुईजू उसे रोकती है। लेकिन वो तो अपने हाथों से उसके बालों को सही करने लग जाता है। हुईजू तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है और सभी लोगों को लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है।
लेकिन हुईजू बोलती है मुझे ना बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है। लेकिन प्रिंस तो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे सब कुछ पता था। हुईजू बोलती है क्या इसे हम नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकते? वो बोलता है नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ पर फिजिशियन आएंगे और आप दोनों का चेकअप होगा क्योंकि आप दोनों की हेल्थ की जांच की जाएगी। इसके बाद हमें आपकी फैमिली से मिलने भी जाना है। ये सुनते ही वो शौक हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली उसे पसंद ही नहीं करती। दोई बोलती है मैंने पहले ही ना आपके डैड से बात कर ली है और उनको सब कुछ बता दिया है। अगले सीन में चोई हुईजू के घर पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे तोहफे भी लेकर आया होता है और उसके बाद वो शादी की इनविटेशन को पढ़ने लग जाता है जो कि किंग ने खुद लिखा होता है। हुईजू के डैड रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बताता है कि शादी ना प्रिंस के यहाँ पर ही होगी, आप सभी लोग ना वहीं पर रहेंगे। सुनकर सियोंग और उसकी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हुईजू और प्रिंस को दिखाया जाता है वहाँ पर उनका चेकअप चल रहा होता है। कोर्ट लेडी बोलती है आज का टेस्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि आप दोनों पेरेंट्स बन सकते हैं या नहीं। ये सुनकर हुईजू तो शॉक हो जाती है। उसके बाद कोर्ट लेडी तो शादी के बाद जो कुछ भी होता है उस बारे में बात करने लग जाती है जो सुनकर हुईजू के तो पसीने छूट रहे होते हैं। लेकिन प्रिंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। डॉक्टर हुईजू को बोलता है क्या आप ठीक हो क्योंकि आपकी हार्ट बीट ना एकदम से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। प्रिंस उन सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। उनके जाने के बाद हुईजू खुद को शांत कर रही होती है। प्रिंस उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? वो बोलती अजीब सा बिहेव तुम कर रहे हो, मैं नहीं। तुम ना कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से पेश आ रही हो और तुम्हारी आंखें ना कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही हैं आजकल, मुझे ज्यादा ही चमक रही हैं, वैसे तो कभी नहीं चमकती। बोलता है मेरी आंखें तो हमेशा से ही ऐसी हैं, ये सब कुछ ना कल की वजह से हो रहा है। ये सुनकर उसका मुंह तो लाल हो जाता है। वो तो प्रिंस से नजरें भी नहीं मिला पा रही होती और बोलती है ऐसा ना कुछ भी नहीं है, राज जो हुआ वो तो नॉर्मल सी बात है, हम दोनों बच्चे थोड़ी हैं। अगर उस जगह पर कोई और भी होता ना तब भी यही होता। ये सुनकर प्रिंस की स्माइल बंद हो जाती है और बोलता है मेरे लिए ना ऐसा नहीं होता, जो कुछ भी हुआ था ना वो मैंने किया था, अगर तुम नहीं होती ना तो किसी और के साथ नहीं होता, वहाँ पर तुम थी ना इसीलिए वो सब कुछ हुआ। इसी में क्वीन प्रिंस के साथ टहल रही होती है। बोलती है कल जो कुछ भी हुआ उससे तुम गुस्सा तो नहीं हो ना, आप तुम्हारे और हुईजू के बीच में कोई आर्गुमेंट हुई है क्या? प्रिंस बोलता है आप पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कि आप चाहती हो ऐसा ही हो। क्वीन बोलती है मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि तुम दोनों का तालमेल सही है क्या, क्योंकि तुम दोनों का वर्ड अलग अलग है ना। प्रिंस बोल रहे क्या आपका तालमेल सही था मेरे भाई के साथ, आप दोनों के बीच में खुशियाँ थी। उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन अपने पति पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो घर से भाग चुके होते हैं। प्रिंस उनके पास आता है और बोलता है मेरे भाई फिर से भाग गए हैं, आप चाहो तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सबको बोलना है कि क्राउन प्रिंस की तबीयत ना सही नहीं है। बोलती है मैंने ऐसा किया ना तो तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत ही ज्यादा डांटेंगे। बोलता है उनका तो रोज का काम है, वो मेरे साथ ऐसा रोज करते हैं। बोलकर प्रिंस स्माइल करने लग जाता है। क्वीन भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लग जाती है। जब में भी क्वीन उसे ऐसे ही देख रही होती है। दूसरी तरफ हुईजू को देखते हैं जो प्रिंस की बातों को याद कर रही होती है। इसके बाद वो उसे कॉल लगाने की सोचती है लेकिन कॉल नहीं करती। बोलती है मैं ये सब कुछ क्या कर रही हूँ, वैसे भी हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, और फिर वो सोने चली जाती है। इधर प्रिंस उस डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि 3 साल बाद तुम्हें डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, शर्त हुईजू ने ही लिखी होती है। इधर हमें क्वीन के डैड सियोंग बॉन को दिखाया जाता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में डूबा होता है। यहाँ हमें पास का सीन दिखाया जाता है और ये सीन किंग के चैम्बर में आग लगने की बात का होता है। बॉन अपनी बेटी यानी क्वीन के पास आता है कि ऐसे दुखी होकर बैठी हुई होती है। उसके डैड बोलते तुम्हें हुआ क्या है, इस टाइम पर तुम्हें राज्यसभा में होना चाहिए और वहाँ पर अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाना चाहिए। लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। उसके डैड पूछते तुमने क्या किया है। बोलती है किंग अपनी राजगद्दी अपने छोटे भाई को देने वाले थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मैंने ही चैम्बर में आग लगाई थी और सब कुछ राख कर दिया, और ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के लिए किया है। सुनकर उसके डैड तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था उनकी बेटी ऐसा कुछ कर देगी। तो प्रिंस इन डिवोर्स पेपर को इन शेप में रख रहा होता है और वो एक डॉक्यूमेंट को उठाता है और ये वही लेटर होता है जो कि उसके भाई ने लिखा होता है। उसके भाई ने लिखा था कि मेरी राजगद्दी ना मेरे भाई को मिलनी चाहिए। ये पेपर अभी भी प्रिंस के पास
पास होता है वो थोड़ा बहुत ही जला हुआ होता है और उस पर किंग की मोहर भी होती है। सियोंग को दिखाया जाता है जो कि तैयार हो गया होता है। वो बोलता है आज ना प्रिंस आने वाले हैं। इसके बाद वो अपने डैड को भी समझा रहा होता है कि आपकी बेटी के ऊपर आपका गुस्सा जायज है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस आने वाले हैं तो हमको ना अच्छे से पेश आना चाहिए। उसके बाद सियोंग अपनी वाइफ से बात करने लग जाता है, लेकिन उन दोनों की चक्कर पकड़ सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद कर सकते हो? और ये दोनों आ रहे होते हैं। चोई उन्हें समझाता है कि ना वहाँ पर ना बहुत सारा क्राउड होगा, सबको उनकी तरफ हंस के हेलो बोलना है और बस और कुछ नहीं। आपको वहाँ पर ना 4 घंटे रहना है और उससे ज्यादा नहीं, ना ही उससे कम। अगर आप वहाँ पर ज्यादा देर रहोगे तो बाकी की रॉयल फैमिली ना जेलस होंगी। के बाद वो दोनों पहुँच जाते हैं। प्रिंस हुईजू के डैड को हेलो बोलता है। हम बोलता है आपका यहाँ पर स्वागत है। मुझे पता है कि मेरी बहन आपके लायक नहीं है, फिर भी आपका यहाँ पर स्वागत है। उसकी बातें सुनकर हुईजू को तो गुस्सा आ रहा होता है। हुईजू के डैड प्रिंस को हेलो बोलते हैं और बोलते हैं ये मेरा बेटा है। वो तो उसे हैंडशेक करने लग जाता है। प्रिंस उसे बोलता है भाई मैं तो आपको पहले से ही जानता हूँ। सियोंग तो उसके मुंह से भाई सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। सियोंग बताता है मैं जल्द ही ना ब्यूटी कासल का सीईओ बनने वाला हूँ। अंशु बोलती है लेकिन अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि तुम सीईओ बनोगे या नहीं। वो बोलता है मेरी बहन को ना ज्यादातर पतले लड़के पसंद थे, आपकी पर्सनालिटी देखो एकदम लंबे हो और सीना भी चौड़ा है। डैड बोलते हैं मेरी बेटी ना हमेशा ऊंचाई तक गई है और हमेशा ऊपर जाने की ही सोचती हुई आई है। अब उसकी शादी ना रॉयल फैमिली में हो रही है तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। प्रिंस बोलता है आपको ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। डैड बोलते हैं यही तो परेशानी है, उस जगह पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। प्रिंस का मुंह तो बंद हो जाता है और हुईजू तो इमोशनल हो जाती है। बोलती है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब तो आपने पूछा नहीं था कि मैं कैसी हूँ, आपको मेरी चिंता क्यों हो रही है? आपने मेरे गिफ्ट देने के बारे में क्या सोचा? क्योंकि जब भाई की शादी हुई थी तो आपने उसे पूरी बिल्डिंग गिफ्ट कर दी थी और उसे पूरी कंपनी का मालिक बना दिया था, लेकिन आपने तो मुझे देने के लिए कुछ नहीं सोचा होगा। ये बोलकर वो जा रही होती है। प्रिंस भी उसके पीछे उसके रूम में चला जाता है। अंदर आते ही वहाँ पर वो ट्रॉफीज और मेडल्स को देखता है जो कि चारों तरफ बड़े बड़े होते हैं। हुईजू बोलती है मुझे ना थोड़ा सा टाइम दो, जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं खुद वापिस आ जाऊंगी। लेकिन वो तो उसके बगल में आकर बैठ जाता है। वो बोलती है तुम मेरी फैमिली के बारे में सोच रही हो ना, ये कितनी अजीब है। वो बोलता है तुमने मेरी फैमिली को देखा है फिर भी तुम ये सब कुछ बोल रही हो। तुम्हें तो पता है ना मेरी फैमिली ज्यादा बेकार है तुम्हारी फैमिली के आगे। हुईजू भी इस बात पर एग्री करती है। बोलता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे डैड मुझे पसंद कर रहे हैं। वो बोलती है एक्चुअली मैं ना उन्हें अपनी वेल्थ की चिंता है, कंपनी को ना तुमसे बहुत ही ज्यादा फायदा है इसीलिए वो यहाँ पर है। वो बोलता है मुझे ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सच्चा हूँ। वो चीज तुम भी मुझसे मांगती ना तो मैं तुम्हें भी दे देता, उसमें मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसकी तरफ देखकर पूछने लग जाती है क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है? आजकल जब तुम मुझे देखती हो ना तुम्हारी आंखें कुछ ज्यादा ही चमकती है। प्रिंस हंसने लग जाता है। हाँ मैं तुम्हें ना पसंद करता हूँ, ये मेरा पहली बार है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा या नहीं? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ना बांध कर नहीं रखने वाला। मैं तुम्हें ना सब कुछ दूंगा, पैसा, शोहरत और मेरा दिल भी। बोलती है पैसा तो मेरे पास पहले से है। और वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। उसके बाद वो दोनों कार से पैलेस वापस जा रहे होते हैं। प्रिंस हुईजू का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके पास मिन का कॉल आता है। प्रिंस से बात करता है आपकी मीटिंग कैसी रही? वो बोलता है हमारी मीटिंग अच्छी रही। वो हुईजू को बोलता है आज फिर से तुम्हारे डैड के साथ लड़ाई हुई होगी। वो बोलती है हाँ हमेशा की तरह मेरी उनसे ना लड़ाई होती ही है। तो ये सब कुछ सुनकर जेलस हो रहा होता है। के बाद वो उसे प्राइवेट रेजिडेंसी में लेकर आ जाता है और बोलता है मुझे दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन अब हम ना अपनी शादी पर ही मिलेंगे। ये सुनते ही वो स्माइल करने लग जाती है। के बाद प्रिंस मिन के पास आता है और उसे बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं हुईजू को पसंद करता हूँ, मैं ना उसे दूर रहना चाहिए। मिन बोलता है क्या हुईजू को ये सब कुछ पता है क्योंकि तुम उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो? अगर ऐसा होगा तो वो डिवोर्स नहीं ले पाएगी।
प्रिंस बोलता है वो अगर रॉयल्टी चाहती तो वो तुमसे भी शादी कर सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि उसे ना सिर्फ मुझसे चाहिए। ये सुनकर मिन की तो बोलती ही बंद हो जाती है। इसके बाद शादी वाला दिन आ जाता है जहाँ पर प्रिंस तैयार हो रहा होता है। पूछता हुईचू कहाँ पर है, तभी कोर्ट लेडी चोई वहाँ पर आती है। आपको ना उनसे अच्छे से बात करनी होगी। वो बोलता है अच्छा तो ये बताइए कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। हुईचू को दिखाया जाता है मिस्टर किम उसका मेकअप कर रहे होते हैं। बोलती है फाइनली मैं रेड पहन सकती हूँ और पैलेस में चल सकती हूँ। अभी वहाँ पर हान आ जाती है। वो बोलती है मैं एक रॉयल हूँ और मुझे पता है कि शादी कैसे होती है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। के बाद वो उसके सैंडल्स को नीचे रखती है और पीछे से कुचल देती है। देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन हान बोलती है इन्हें ना तुम्हें लंबे समय तक पहनना पड़ेगा, इसलिए ना मैंने ये सब किया है। तुम्हारे पैरों में ना इसे लगेगी नहीं। इसके बाद उसे मिन का कॉल आता है। वो उसे बोलता है क्या तुम शादी को कैंसिल कर रही हो? अगर मैं शादी करना चाहूंगी तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तभी मिन के सामने क्वीन चलकर आ रही होती है, जिस वजह से वो कॉल कट कर देता है। बोलती है क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है मुझे क्या होगा। क्वीन तो हंसने लग जाती है, कब तक तुम खुद को कंट्रोल करोगे? बाद हुईचू तैयार होकर बाहर आती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। उसके डैड भी उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों चलकर जाते हैं अपनी शादी के लिए। यहाँ पर हुईचू गिरने वाली होती है, प्रिंस तो उस पर हंसने लग जाता है। यहाँ पर हुईचू के डैड उसे कुछ शब्द बोलते हैं जिन्हें वो झुक कर एक्सेप्ट करने लग जाती है। उसके डैड उसे बोलते हैं तुम्हें झुक कर नहीं रहना है, नहीं तो यहाँ पर सभी लोग ना तुम्हें नाजुक समझेंगे। लेकिन उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद उन दोनों की रैली स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारा क्राउड होता है और लोग सभी लोगों को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन ब्लूटूथ की मदद से वो दोनों एक दूसरे से भी बात कर रहे होते हैं। जो बोलते ये करना कितना ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं तुम ये कैसे कर लेते होंगे। मिन भी टीवी पर उन्हें देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके सामने क्वीन बैठी होती है। वो बोलती है तुम कब तक अपनी फीलिंग्स को दबाकर बैठे रहोगे। इसके बाद ये दोनों पैलेस के बाहर आते हैं और सभी लोग उन्हें कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग किंग और क्वीन मदर के सामने आ जाते हैं। मिन उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है। हुईचू उसे शुक्रिया अदा कर रही होती है, लेकिन तभी उसे खांसी आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है तुम्हें क्या हुआ है। तभी क्वीन रॉयल फिजिशियन को बुलाने लग जाती है। मिन आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन प्रिंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और गुस्से में बोलता है कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही मेरी वाइफ को टच करेगा। ऐसे रॉयल हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। और वो जल्दी से चोई को वहाँ पर बुलाता है और बोलता है हुईचू के डैड को कॉल कर उन्हें वहाँ पर बुलाओ। हुईचू को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लेकर जाता है। पूरा मीडिया उन्हें कैप्चर कर रहा होता है। सियोंग वॉन भी ये सब कुछ देखकर शॉक में होता है। मिन अपने सेक्रेटरी को बोलता है जल्दी से पूरी रोड खाली कराओ ताकि उन्हें जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और सभी ब्रॉडकास्ट को भी रोक दो। वो बोलता वो तो तभी बंद हो गया था जब वो बेहोश हुई थी। प्रिंस उसे हॉस्पिटल में लेकर आ गया होता है। डॉक्टर उसे बाहर जाने के लिए बोलते हैं। तो इस प्राइवेट रेजिडेंसी के लोगों को बोलती है आप सब लोग यहीं पर रहेंगे क्योंकि यहाँ की जांच होगी। हमें नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या खा कर गई थी। हुईचू के डैड प्रिंस के पास आते हैं और बोलते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ। डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि हमें ना उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारा टॉक्सिन मिला है और वो एक दवाई का नाम बताता है। इसका ओवरडोज ना उन्हें दिया गया है, लेकिन अब वो ठीक है। डॉक्टर के जाने के बाद हुईचू के डैड प्रिंस को एक थप्पड़ मार देते हैं। सारी सिक्योरिटी उनकी तरफ आने लगती है। प्रिंस सभी को पीछे भेज देता है और बोलता है जाओ वहीं पर जाकर खड़े जाओ। डैड बोलते तुम ऐसे ही इस बात को नहीं जाने दोगे। प्रिंस बोलता है मेरा इरादा भी नहीं है इस बात को ऐसे जाने का। हुईचू के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे इन्वेस्टिगेट करूंगा। इस तरफ क्वीन को भी पता चल जाता है किसी ने हुईचू को मारने की कोशिश की है। मिन भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। प्रिंस कहाँ पर है, मुझे ना उससे मिलना है। प्रिंस उसके सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। उस पर गुस्सा करने लग जाता है तुम उसको एक दिन भी सेफ नहीं रख पाए। दिन में वो तुम्हारी वाइफ बनी और एक ही दिन में बेहोश हो गई। प्रिंस बोलता है इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे पैलेस को इन्वेस्टिगेट करो, इसके लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। तुम्हें ना रॉयल फैमिली की सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके बाद वो एक पब्लिक इंक्वायरी बिठाने के लिए बोलता है। इसके बाद क्वीन मिन से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही होती है। मिन बोलता है ये इंसिडेंट पैलेस में हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही ना। ये इन्वेस्टिगेशन आपके और किंग के सेफ्टी के लिए भी है। पूछती है रॉयल से भी क्वेश्चन किए जाएंगे क्या। मिन बताता हाँ किए जाएंगे। प्रिंस ने भी इसके लिए सहमति दे दी है। क्वीन को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। इसके बाद मिन प्रेस में जाकर ये सब कुछ बता देता है। जब इन सब लोगों को यहाँ से लेकर जाया जा रहा होता है जिसमें दो ही भी होती है। इसके बाद पुलिस वाले उन लोगों से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि वो उस टाइम पर कहाँ थे और हुईचू ने क्या खाया था। पर वो स्पाई गर्ल बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है। इधर
इधर ये लोग हॉस्पिटल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रॉयल की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हुईचू को भी होश आ जाता है। ये सभी लोग उसके पास आ जाते हैं, लेकिन हुईचू तो यहाँ पर प्रिंस को देखना चाहती थी। इधर प्रिंस अपने मॉम डैड के नाम के स्टेचू के सामने खड़ा होता है और अपने डैड को भला बुरा सुना रहा होता है। तभी वहाँ पर कोर्ट लेडी आकर बताती है प्रिंसेस को होश आ गया है। बाद वो सीधा भागते हुए हॉस्पिटल में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर लिफ्ट बंद होती है। इस वजह से वो सीढ़ियों से चल कर जाता है। बहुत ही ज्यादा थक गया होता है, लेकिन वो जल्दी से रूम में आकर हुईचू को हक कर लेता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो बोलता है मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है और तुम जा चुकी हो। क्या तुम ठीक हो? बोलती है क्या तुम रो रहे हो? लेकिन वो तो उसे फिर से हक कर लेता है और उस बेचारे का तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी हुईचू से थपथपाने लग जाती है। सब कुछ ठीक है, वैसे मैं बेहोश कैसे हुई थी? वहाँ पर मिन आ जाता है। वो बोलता है अब आपसे क्वेश्चन करने की बारी है, जिसके बाद प्रिंस उन लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है। वो चोई को बोलता है तुम ना उसके साथ रहना और कहीं भी मत जाना। इधर हुईचू मिन से पूछती है मेरे साथ क्या हुआ था? वो बोलता है तुम्हें ना कोई मारना चाहता है, किसी ने तुम्हें एक दवाई दी है ओवरडोज करके, इसी के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बोलती है प्रिंस वो मेडिसिन लेता है। इधर प्रिंस पुलिस एजेंसी में होता है, जहाँ पर उससे सवाल किए जा रहे होते हैं। रिपोर्टर उसे हुईचू की ब्लड रिपोर्ट दिखाकर मेडिसिन का नाम बताता है और पूछने लग जाता है क्या आपने ये मेडिसिन पहले कभी देखी है? वो बोलता हाँ ये मेडिसिन ना मैंने देखी है और मैं ये कभी कभार लेता हूँ। दूसरी तरफ हुईचू को दिखाते हैं। वो बोलती है ये ना गलती से हुआ है। वो बताती है जब मैं रोब पहन कर गई थी तब मैं टेबल से टकरा गई थी, इस वजह से गॉबलेट्स की अदला बदली हो गई थी। वो बोलती है अब वो कहाँ पर है? फिर तो बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लग जाती है और बोलती है उसकी जिंदगी ना डेंजर में है। किस बताता है हुईचू को नहीं बल्कि मुझे टारगेट किया गया था। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं कभी भी सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वो टैबलेट्स मेरे लिए ही थी। इसके बाद हुईचू गेट से बाहर निकलती है। तभी चोई उसके सामने आता है और उसको जाने से रोक देता है। तभी मिन पीछे से आता है और बोलता है तुम यहीं पर रुको, मैं प्रिंस के पास जा रहा हूँ। क्वीन के पास ये लेडी आकर बोलती है सभी चीजों को न सील किया जा रहा है जो भी शादी में इन्वॉल्व थी। जिन कार्स में वो आए थे उन्हें भी सील कर दिया गया है, क्योंकि उनकी भी जाँच हो रही है। वो बोलती है मैंने तुम्हें जो क्लीन करने के लिए कहा था तुमने कर दिया है ना? तो वो हाँ बोल देती है। इधर मिन के पास उसका सेक्रेटरी आता है। यहाँ पर मिन ने ना उससे कुछ फाइल्स मंगाई होती है, उनमें रॉयल फैमिलीज की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है रॉयल हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, जिस पर वो बताता है 10, जिसमें से 2 तो क्वीन के ही भाई हैं। मिन बोलता तुम ना उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करो। फिर वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। मीनू से बोलता है तुम ना जल्दी से पैलेस चले जाओ, क्योंकि वो जगह तुम्हारे और हुईचू के लिए सबसे सुरक्षित है। बाहर का सारा मैटर ना मैं देख लूंगा। उसके बाद प्रिंस पैलेस में पहुँच जाता है और वो कोर्ट लेडी चोई को बोलता है प्रिंसेस थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने वाली है, जल्दी से उनके रहने के लिए तैयारी करो। हुईचू उस फोटो को देख रही होती है जहाँ पर प्रिंस ने उसे पकड़ रखा होता है। उसे कॉल करता है। वो बोलती है क्या तुम्हारे पास मिन पहुँच गया है? वो बोलता है वो वहीं पर है, वो मेरे साथ नहीं है। एक कार लेने के लिए आ रही होगी, तुम उसमें वेट करना, पहले इसके लिए आ जाओ। यहाँ पर उसे लेने के लिए उसकी भाभी हान आई होती है। बताती है मुझे डैड और प्रिंस ने यहाँ पर भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। तभी उसकी भाभी उसे बोलती है बीमार होने के बाद ना तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो। वो बोलती है क्या मैं सच में प्रिटी दिख रही हूँ? चोई बोलता हाँ आप तो हमेशा ही प्रिटी दिखती हो। उसके बाद हुईचू अपने फेस को देखती है और मेकअप करने लग जाती है। बोलती है सभी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मैं सच में बीमार हूँ। उसकी भाभी आकर उसे बोलती है तुम्हें ना एक्सप्रेशन भी ऐसे देने पड़ेंगे जैसे कि तुम बीमार हो। इसके बाद हुईचू मीडिया के सामने ऐसा ही करती है। वो बीमार होने का नाटक करने लग जाती है, की वजह से उसे सिंपैथी मिल रही होती है। वो बोल रहे होते हैं हुईचू के साथ पैलेस में ना अत्याचार हो रहा है, पर सभी लोग क्वीन और किंग की बुराई कर रहे होते हैं। सारी चीजें इंटरनेट पर क्वीन भी पढ़ रही होती है। तभी उसकी दासी वहाँ पर आ जाती है। वो बताती है प्रिंसेस का काम भी ना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन उस काम के लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद वो हुईचू का स्वागत करने के लिए गेट पर पहुँच जाती है। उसका हाथ पकड़कर बोलती है इस टाइम पर तुम बहुत ही ज्यादा शॉक में होगी ना? वैसे मैंने सुना है कि अब तुम पैलेस में ही रहने वाली हो, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अब मेरी है।
तुम्हारा जो भी काम है ना मैं करूँगी। लेकिन तभी हान उसे बोलती है इनकी तबीयत खराब है, इन्हें रेस्ट करना चाहिए और उसे वहाँ से ले जाती है। इधर हुईजू किंग से मिलने के लिए आती है। बोलता है मैंने सुना था कि आपकी तबीयत खराब है, क्या अब आप ठीक हो? मैंने तो ये भी सुना था कि पुलिस यहाँ पर आ रही है क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। बोलते वो यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पता कर सके कि मेरे साथ क्या हुआ था। तभी प्रिंस भी वहाँ पर आ जाता है। किंग भागते हुए उसके पास आता है और उसे अंकल कहकर बुलाता है, लेकिन प्रिंस तो उसे घूरकर देखने लग जाता है। इसके बाद प्रिंस कोर्ट लेडी को बोल रहा होता है मेरी वाइफ को ना यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और कोई भी बंदा उससे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ बस उन्हीं लोगों को अलाउड होना चाहिए। वो हर बात पर अपनी वाइफ बोल रहा होता है। तभी हुईजू उसे अपने पास बुलाती है। बोलती है क्या हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं? कोर्ट लेडी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अरे इनकी तो नई नई शादी हुई है। इधर हुईजू बेड पर लेट जाती है। वो बोलता है क्या इसके लिए तुमने मुझे बोला कि अकेले में बात करते हैं? वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो बोलता है हाँ मुझे मालूम है। वो बोलती है तो तुम इतनी ज्यादा शांति से कैसे बैठे हो? वो बोलता है उस टाइम पर ना बहुत ही ज्यादा डरा था क्योंकि मुझे लगा टारगेट तुम थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया टारगेट तो मैं था। इसके लिए मैं ना कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनकर वो उसे मारने लग जाती है। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना इस पैलेस में अकेली रह पाऊंगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे डिवोर्स कौन देगा? बोलता है तुम्हारी तो चिंता करने का तरीका भी बड़ा अलग है। यहाँ पर दोई और चोई को दिखाया जाता है जो हुईजू का काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर हुईजू बोलती है क्वीन ने मुझे कहा था कि वो मेरा काम कर रही हैं। बोलता है मैंने उन्हें मना कर दिया। इस टाइम पर वो काम ना चोही और दो ही कर रहे हैं। के बाद क्वीन से मिलने के लिए उसके डैड आते हैं। बोलते हैं क्या तुमने ये सब कुछ किया है? लेकिन क्वीन बोलती है मैंने ना कुछ भी नहीं किया है। इधर मिन का सेक्रेटरी आकर उसे फाइल देता है। बोलता है उन गॉबलेट्स में ही ना वो टॉक्सिन था। उसे हुईजू की वही बात याद आती है कि वो मेरे लिए नहीं बल्कि प्रिंस के लिए था। वहाँ पर वो स्पाई गर्ल आ जाती है और काफी ज्यादा डरी होती है। रात में हुईजू किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी प्रिंस शावर लेकर आ जाता है। वो हुईजू के पास आकर बोलता है क्या तुम तैयार हो कि आज ना हमारी पहली नाइट है? वो उसके इतने ज्यादा करीब होता है कि हुईजू की तो हार्ट बीट ही बढ़ जाती है। इसके बाद हमें चोई और दोई को दिखाया जाता है। यहाँ पर चोई दोई को उसके रहने वाली जगह पर लेकर जा रहा होता है। वो बोलता है यहाँ पर ना तुम्हें बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा। वो पूछती है तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? वो बोलता है जब मैं 5 या 6 साल का था तब से मैं अनाथ था। किसी ने मुझे प्राइवेट रेजिडेंसी के बाहर छोड़ दिया था। ये सुनकर दोई उसे सॉरी बोलने लग जाती है। वो बोलता तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि किसी ने मुझे क्राउन प्रिंस के घर के बाहर छोड़ा। मुझे ना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है। ये बोलकर चोई वहाँ से जाने लगता है। चोई को तो उसके लिए फीलिंग्स आने लग जाती है और बोलती है ये मैं क्या सोच रही हूँ। ये दोनों एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। हुईजू से बोलती है क्या तुम सोफे पर नहीं सो सकते? क्या करता है तो वो उन दोनों के बीच में एक पिलो रख देती है। प्रिंस उसे भी हटा देता है। वो तो उसे अपनी बाहों में ले लेता है। हुईजू उसे बोलती है क्या मैं इस मशीन को हटा दूं? लेकिन वो मना कर देता है। वो बोलती है इसकी ना बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है। वो बोलता है आने दो, इससे मुझे पता चल रहा है कि तुम जिंदा हो। हुईजू तो इसे किस कर लेती है और बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है। वो भी उसे फोरहेड पर किस करता है और उसे गले लगाकर सोने लग जाता है। नेक्स्ट डे वो अपना काम कर रही होती है। वो दोई को बुलाती है लेकिन वहाँ पर चोई आ जाता है। बोलता है आज मैं आपका काम करूँगा, दोई नहीं। वो पूछती है दोई कहाँ पर है? तो उसके साथ कुछ किया तो नहीं है ना? यहाँ पर दोई को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के साथ होती है। यहाँ पर वो लोग एक फंक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में वो रॉयल स्कूल में जाने की बात कर रहे होते हैं। दोई बताती है वहाँ पर एंकरिंग नाम मेन करेगा। इधर हुईजू को दिखाते हैं। वो नेकलेस चेक कर रही होती है। चोयो से बोलता है आपको प्रिंस के पीछे चलना होगा और जो आप अभी ऐसे मुंह बना रही हो ना वहाँ पर आपको ऐसा मुंह नहीं बनाना क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारे कैमरेस होंगे और आपको वहाँ पर ना शूज पहन कर जाना है। आपको कोई भी पोज भी नहीं करना, वहाँ पर सिर्फ आपको हेलो करना है। तभी वहाँ पर प्रिंस दोई के साथ आ जाता है। प्रिंस हुईजू से बोलती है क्या तुम वहाँ पर ये कपड़े पहन कर जाओगे? इनमें ना तुम बिल्कुल बेकार लग रहे हो। तो हुईजू की बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लग जाता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद प्रिंस बोलता है क्या सच में मैं बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा हूँ? बोलती है नहीं आप ना बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और बोलती है
वर्ल्ड के सबसे हैंडसम मैन को हुईजू ऐसा कैसे बोल सकती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रॉयल स्कूल के बाहर आ जाते हैं। उन्हें उसे ये सब पोज देने से मना किया होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही पोज दे रही होती है। उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। ये बताने लगती है किंग अबीना प्राइम मिनिस्टर यानी कि मिन के ऑफिस में बैठे हुए हैं और उन्हें टाइम लगेगा। उसके बाद हुईजू एंकरिंग करने के लिए पहुंच जाती है और बताने लगती है पहले मैं भी यहीं पर पढ़ती थी। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा फनी बातें कर रही होती है, इसीलिए सभी लोग हंस रहे होते हैं। तभी चोई के पास एक नोटिफिकेशन आता है, वो प्रिंस को दिखाने लगता है। ऐसे ही बाकी सभी को भी वो नोटिफिकेशन जाता है। तभी मीडिया वाले भी वहाँ पर घुस जाते हैं। किसी ने आर्टिकल छापा होता है कि प्रिंस और हुईजू ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। मीडिया वाले तो हुईजू से उल्टे सीधे सवाल पूछने लग जाते हैं। इस वजह से हुईजू बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। अभी प्रिंस उसके पास आता है और उसे बोलता है मेरी तरफ देखो, और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। ये लोग उसे बोलने लग जाते हैं तुम लोग बाहर नहीं जा पाओगे, बाहर ना बहुत सारी मीडिया और लोग हैं। प्रिंस बोलता ठीक है तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ, लेकिन हुईजू उसका हाथ पकड़ लेती है तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। इस सीन में दो ही कार से जा रहे होते हैं, लेकिन मीडिया वालों को ऐसा लग रहा होता है कि प्रिंस और हुईजू जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आए होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। दोनों कार से वहाँ से निकल जाते हैं और मीडिया वालों को लग रहा होता है कि प्रिंस वहाँ से जा चुका है। क्वीन भी उन दोनों का ही वेट कर रही होती है। वो बोलती है कि वो दोनों कहाँ हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बताते। और प्रिंस और हुईजू मंत्रालय में आ चुके होते हैं। इसके बाद मेन प्रिंस को बोल रहा होता है इस टाइम पर ना तुम्हें कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट रियल है और हम उसको डिफेंस नहीं कर सकते और ना ही उसके पर कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इसलिए हमें चुप बैठना होगा। वो बोलता है अगर हम चुप बैठेंगे ना तो लोगों का बोलना और भी ज्यादा होगा और वो बोलते जाएंगे। वो बोलता है तो तुम उनको क्या जवाब दोगे? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम दोनों 3 साल में डिवोर्स ले लोगे, तो क्या तुम दोनों डिवोर्स नहीं लोगे? लेकिन प्रिंस तो चुप हो जाता है। तभी मिन का सेक्रेटरी वहाँ पर आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। इधर स्योंग और उसकी वाइफ बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक और स्कैंडल का मैसेज आता है। स्योंग अपने टीवी को ऑन करता है, जिसमें न्यूज में बताया जा रहा होता है हुईजू को पहले से ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता आया है। उसे हॉल में आग लगाने पर प्राइम सस्पेक्ट माना गया था, लेकिन प्रिंस की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। शायद प्रिंस भी इन सब चीज में शामिल है, हो सकता है उसी ने वो आग लगाई थी। ये न्यूज देखकर प्रिंस टीवी को बंद कर देता है और उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलती है मेरी तो पहले से ही कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट थी, तो तुम्हें लग रहा होगा ना। बोलता है मुझे डर है कि मेरा सामान खत्म करने के चक्कर में कहीं कोई तुम्हें चोट ना पहुंचा दे। मिन वापस आकर बोलता है तुम दोनों को पैलेस वापस जाना होगा, वही तुम दोनों के लिए सेफेस्ट प्लेस है। कल वो लोग ना पैलेस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। वो पूछता है वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेन बोलता है क्योंकि सभी लोगों को लग रहा है कि तुम राजगद्दी पर बैठना चाहते हो। दूसरी तरफ क्यून को भी प्रोटेस्ट के बारे में पता चल जाता है। वो बोलती है जैसे ही लोगों का प्यार मिलता है उतनी ही तेजी से लोगों की नफरत भी मिलती है। तुमने मेरे डैड को मैसेज पहुंचा दिया है ना? तो वो हाँ बोल देती है, वो ना रास्ते में होंगे। और क्यून एक काउंसलिंग मीटिंग बिठाने की बात करती है, जिसके बाद ये दोनों भी उस काउंसलिंग मीटिंग में पहुँच जाते हैं। पर क्यून ने सारे रॉयल रिलेटिव्स को भी बुला रखा होता है। बोलता है इन सभी लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? उनसे गुस्से में बोलने लग जाती है तुमने ना क्राउन का अपमान किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? इसके बाद क्वीन हुईजू को नीचा दिखाने लग जाती है, याद रखो कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। उसको तो गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन हुईजू प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से प्रिंस उसको कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन क्वीन तो चोई और दोही को बोलती है तुम्हारे जो सुपीरियर है ना उन्हें बोलो कि वो इस सभा के लायक ही नहीं है, उनको यहाँ से ले जाओ। उसके बाद प्रिंस गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और हुईजू उसके पीछे जा रही होती है। उसके बाद हुईजू उसके हाथ को देखती है। वो इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि उसने अपने हाथ को ही चोट पहुँचा ली होती है। चोई से फर्स्ट एड मंगाने वाली होती है, लेकिन वो उसे हक कर बोलता है मुझे दर्द नहीं हो रहा। पर दोही देखती है कि कंपनी के स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। तभी उसके पास चोई आता है। वो बोलता है एक और प्रॉब्लम हो गई है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि हुईजू जिस दिन शादी में बेहोश हुई थी वो एक नाटक था, कि वो लोगों की सिंपैथी ले पाए। इधर मेन पैलेस की बाहर होता है, कहता है कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि प्रिंस और हुईजू को न उनकी रैंक से हटा दिया जाए। इसके बाद मेन प्रिंस से मिलता है। प्रिंस उससे गुस्से में बोलता है लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मेरी वाइफ उस दिन नाटक कर रही थी, मुझे ही जनता को जवाब देना होगा। वो बोलता है सभी लोग कह रहे हैं कि तुम राजगद्दी को चाहते हो, क्या तुम इस बात पर भी मना कर दोगे?
वो बोलता है मैं हाँ कहूँगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। बोलता है ऐसे राजा की जरूरत नहीं है जिसके पास लोगों का सपोर्ट ना हो, यही मेरा जवाब है। आपको ना अपने पद से हट जाना चाहिए क्योंकि यही क्राउन और नेशन के लिए सही है। हमें कॉन्ट्रैक्ट लीक होने से 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। को एक फाइल दी जाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि हुईशु को कौन सा टॉक्सिन दिया गया था, पर उसे स्पाई गर्ल यानी कि ली को बुलाया गया होता है। वो बहुत ही ज्यादा डरी होती है तो उसे बता देती कि उस दिन गॉबलेट में जो कुछ भी मिलाया गया था वो मैंने ही किया था। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है। ये सब कुछ मैंने अपने भाई को बचाने के लिए किया है क्योंकि मुझे अपने भाई की किडनी ट्रांसप्लांट करानी थी। के बाद मेन क्वीन के पास आता है, उसे ये फाइल देता है और बोलता है प्रिंस को ना एक लड़की ने मारने की कोशिश की थी और उस लड़की को किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे डैड ने भेजा था। ये सब कुछ ना उस लड़की ने एक्सेप्ट भी किया है। क्वीन बोलती है तुम मेरे डैड पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो। बोलता है तुम्हारे डैड के साथ ना तुम भी शक के दायरे में हो। तुम कैसे प्रूव करोगी कि तुम्हें तुम्हारे डैड के इंटेंशन के बारे में पता ही नहीं था और उन्होंने ही सब किया है। बाहर प्रिंस आता है। क्वीन डर जाती है। मीन बोलता है मैंने ये बात ना अभी तक प्रिंस को नहीं बताई। बोलती है इस बात के ऊपर ना मैं जल्दी तुमसे बात करूंगी। इसके बाद मीन बाहर आता है और प्रिंस को बोलता है मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था। इसके बाद प्रिंस अंदर आता है और क्वीन बहुत ही ज्यादा डरी हुई बैठी हुई होती है। इनको हुईजू मिल जाती है और उसके साथ लेडी चोई भी होती है। सीन हेल्थ चेकअप के बाद का होता है जहाँ पर लेडी चोई बच्चे होने की बात कर रही होती है। इसके बाद हुईजू बोलती है तुम लोग यहाँ से जाओ। उसके बाद वो मिन से अकेले में इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने लग जाती है। बोलता है तुम जो कुछ कर रही हो ना वो सब कुछ एकदम रियल लग रहा है। बोलती है हम सभी लोगों को ये नहीं बता सकते कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए हमें ये दिखाना पड़ता है। वो बोलती है तुम्हें मुझे दिखाने की क्या जरूरत है, मुझे तो पहले से ही पता है। वहाँ पर मिन का सेक्रेटरी आ जाता है, वो उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद रात में क्वीन अपने डैड से मिलने के लिए पहुँचती है। पहले तो वो अपने डैड पर चिल्लाने लग जाती है। उसके डैड उस फाइल को देखकर बोलते हैं ये फाइल तुम्हें किसने दी। बोलती है यानी कि तुमने सच में प्रिंस को मारने की साजिश की थी। डैड बोलते हैं हमें न उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। वो ना अनजान होने का नाटक कर रहा है। उसे ना सब कुछ पता है कि उस दिन तुमने ही वहाँ पर आग लगाई थी और तुम्ही ने उस दिन किंग को मारा था। क्या तुम सभी लोगों को बता पाओगी कि वो तुम्हारी गलती नहीं है? अपनी फैमिली के लिए ना ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद में ना अपने डैड की ग्रेव पर आता है और उसके पीछे क्वीन खड़ी हुई होती है। उसके डैड की तारीफ कर रही होती है। पूरी हिस्ट्री में ना तुम्हारे डैड सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मिनिस्टर थे और बोलती अगर तुम्हें मुझ पर शक था तो तुम वो फाइल मेरे पास क्यों लेकर आए थे? तुम उसको लेकर प्रिंस के पास भी तो जा सकते थे ना। बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम ना प्रिंसेस को चाहते हो और उसे ये फाइल देती है जिसमें कि उनके डिवोर्स के पेपर होते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर था। और इसे देखकर मिन तो शॉक हो जाता है। वो कह रहा होता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्वीन उसे बोलती है अगर तुम्हें उसे पाना है तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो हमेशा के लिए प्रिंस की हो जाएगी और एक दिन तुम देखते रह जाओगे। उनके हाथ में एक माला होती है जिसे वो वहीं पर छोड़ देता है। असली में उसने ही ये सब कुछ किया होता है। इनमें वो बोलता है क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम मुझे मेरे पद से हटा दो? बोलता है मुझे तो बस क्राउन को प्रोटेक्ट करना है और इसके लिए मैं प्रोटेक्ट कर रहूंगा। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। क्राउन फॉल ना तुम्हें खुद ही अकेला ही झेलना पड़ेगा। इधर क्वीन को भी इन दोनों की मीटिंग के बारे में पता चल जाता है। वो पूछती है प्रिंसेस क्या कर रही है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इधर चोई हुईजू को बता रहा होता है कि मिन प्रिंस को बोल रहे हैं कि वो अपने पद से हट जाएं। बोलती है वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर लेडी चोई आ जाती है। बोलती है आपको मदर क्वीन ना बुला रही हैं। हुईजू क्वीन के साथ बैठी हुई होती है। क्वीन उसे बोलती है तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी वजह से ये प्रिंस घसीट करना नीचे आ गया है। जब तक वो तुमसे नहीं मिला था ना तब तक वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से रह रहा था। उसे तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर भला क्या ही मिला। बोलती है लगता है आपने वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा क्योंकि प्रिंस को ना मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहते थे बस 3 साल में उनके साथ रहूं। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। इधर दो ही प्रिंस को बता रही होती है कि किंग से मिलने के लिए क्वीन के डैड आए हैं। इधर सियोंग बोंग किंग को डरा रहा होता है। मुझे लगता है तुम्हारे डैड को ना प्रिंस ने ही मारा है। लेकिन किंग उसकी बात नहीं मान रहा होता जिस वजह से वो उसे डराने लग जाता
है, वजह से वो रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, सियोंग बोन को पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई किंग को धमकाने की। क्वीन की दासी को बुलाता है और बोलता है किंग को यहाँ से लेकर जाओ, जिसके बाद वो किंग को वहाँ से ले जाती है। किंग के वहाँ से जाते ही सियोंग बोन बोलता है तुम मुझे धमकी कैसे दे सकते हो, तो गुस्से में उसका गला ही दबा देता है। तभी वहाँ पर हुईचू भी आ जाती है। प्रिंस बोलता है तुम्हें डर लग रहा है ना कि मैं कहीं किंग न बन जाऊं। तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें ना मुझे मारना ही पड़ेगा। बोलकर वो उसे छोड़ देता है। अगर अगली बार तुमने मेरे भतीजे को धमकाया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ से चला जाता है। किंग प्रिंस के सामने खड़ा होकर रो रहा होता है। यहाँ हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्रिंस अपने भाई से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन दासी उसे मिलने से रोक देती है। तुम्हारे भाई से मिलने के लिए ना क्वीन आई हुई हैं। वहाँ पर उसका नेफ्यू आ जाता है, जिसके बाद प्रिंस उसके साथ खेलने लग जाता है। बगल के रूम से आवाज सुनाई दे रही होती है। क्वीन बोल रही होती है तुम्हारा ना मर जाना ही अच्छा है। वही दिन होता है जब वहाँ पर आग लगी थी। सोने के बाद उसका नेफ्यू तो रोने लग जाता है। में उसका नेफ्यू आकर उसे हक कर लेता है और रोने लग जाता है। बोलता है जब भी तुम्हें डर लगे ना तुम सीधा मेरे पास आना। के बाद वो अपने रूम में आ जाता है। हुईजू भी उसके पीछे वहीं पर आती है। वो बोलता है मुझे माफ करना, थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए। वो बोलती है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट तो करनी ही पड़ती है। इस मॉर्निंग हुईजू को उसके भाई का कॉल आता है। वो बताता है प्रोसिक्यूटर ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो डैड को भी बुलाने वाले हैं। प्रिंस आकर पूछने लग जाता है कुछ हुआ है क्या, लेकिन हुईजू झूठ बोल देती है मेरी डैड की ना तबीयत खराब है तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। प्रिंस बोलता है मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन वो बोलती है तुम वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाएगी। जिसके बाद वो चोई के साथ अपनी कार से जा रही होती है और सीधा मिन के पास पहुँच जाती है। बोलती है मैं ना कंपनी के साथ साथ पैलेस भी खो रही हूँ, मुझे इस टाइम पर क्या करना चाहिए। वो बोलता है तुम्हें ना खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो बोलती है मैं खुद को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ। वो बोलता है तुम तो कह रही थी कि तुम नाटक कर रही हो, क्या यहाँ पर भी तुम नाटक कर रही हो। वो बोलती है मैं ना प्रिंस को पसंद करती हूँ। सुनकर मिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। कट होता है। इसके बाद वो सीधा अपने डैड के पास पहुँच जाती है और घुटनों के बल बैठकर बोलती है मैंने ना सब कुछ बिगाड़ दिया है, मदद कर दो, उसके बाद मैं सब कुछ सही कर दूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े और कैसे भी। पूछते इस टाइम पर तुम किसको बताना चाहती हो, खुद को या फिर क्राउन प्रिंस को। सीन शिफ्ट होता है। इधर धोई प्रिंस के लिए ब्लैक टी लेकर आती है। बोलती है आपको ना अपने काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए। प्रिंस बोलता है हुआ क्या है। वो बोलती है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से रिक्वेस्ट आई थी कि अब आप अपना काम नहीं कर सकते। इसके बाद हुईजू प्रिंस के पास आ जाती है। प्रिंस उससे पूछता है तुम्हारे डैड की तबीयत कैसी है। वो तो सीधा उसे हक कर लेती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो बोलती है हम दोनों को ना डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसके डैड उससे पूछते हैं तुम्हें किसको बचाना है। हुईजू बोलती है मैं ना प्रिंस को बचाना चाहती हूँ ताकि मैं खुद को बचा सकूँ। उसके डैड बोलते हैं अगर तुम ना प्रिंस को बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। एक लौती तुम ही उसकी वीकनेस हो। अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो वो पूरे तरीके से फाइट बैक कर सकता है। वो बोलती अगर मैं आपको बोलती कि मैं खुद को बचाना चाहती हूँ तो आपका जवाब क्या होता। बोलता आंसर यही होता मैं तुम्हें डिवोर्स लेने के लिए बोलता। प्रेजेंट में प्रिंस बोल रहा होता है तुम ये क्या बात कर रही हो। बोलती है टाइम आ गया है कि हम दोनों को ना अलग अलग हो जाना चाहिए। मैंने ये शादी इसलिए की थी ताकि मुझे फायदा हो, लेकिन मुझे तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा और ना ही मुझे कोई ओनर मिल रहा है और ना ही मुझे मेरी कंपनी। मैं दोनों ही खो दूंगी। मेरे पास कहीं भी जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। वो पूछता है मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या, क्वीन ने तुमसे कुछ कहा था क्या। पर हुईजू उसकी बातों को काटते हुए बोलती है अगर क्वीन मदर मुझसे कुछ कहेगी भी तो तुम्हें उससे क्या मतलब। मैंने तुमसे पहले ही कह रखा है मुझे किसी से कोई भी डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर प्रिंस तो इमोशनल हो जाता है। बोलती है तुम क्या चाहते हो मैं तुमसे बंधी रहूं। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी भी खुद से नहीं बांधोगे। के बाद वो यहाँ बैठ कर रो रहा होता है और अपने भाई को याद करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो अपने भाई को कह रहा होता है इस टाइम पर उनको आपकी जरूरत है तो आपको उनके साथ होना चाहिए। उसका भाई बोलता है मुझे नहीं लगता उसे कभी भी मेरी जरूरत पड़ी है और ना ही पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि ये सिचुएशन तुम्हारे साथ कभी भी ना हो। में प्रिंस बोलता है मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते थे। अगले दिन हुईजू प्रिंस के पास आकर बोलती है मैं काउंसिल हॉल में ना तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद से वहाँ पर बोलना चाहती हूँ। इस पर प्रिंस हाँ बोल देता है।
इधर दो ही चोई से पूछ रही होती है ये सब कुछ क्या चल रहा है, हुईजू ये क्या कर रही है। वो सब कुछ छुपा रहा होता है क्योंकि हुईजू ने उसे कुछ भी बताने से मना किया होता है। इस सीन में वो काउंसलिंग हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी रिलेटिव्स और रॉयल सेक्रेटरी भी होते हैं। इसके बाद हुईजू सभी को बोल देती है कि मैं और प्रिंस एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं। सुनते ही सभी लोग बोलने लग जाते हैं ये आप क्या बोल रही हो। बोलती है मैंने रॉयल स्टेटस पाने के लिए सब कुछ रिस्क पर रख दिया। उस दिन जो आग लगी थी उसकी प्राइम सस्पेक्ट भी मैं थी। जिस दिन मुझे पॉइजन दिया गया था उस दिन मैं खुद से ही बेहोश हुई थी और मन में सोचती है जब तक मैं रॉयल हूँ तो तुम लोग मुझ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इस डिवोर्स को ले लूंगी तो तुम मुझ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। बोलती है मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे डिवोर्स को अप्रूव करो। आपको प्रिंस को न उसके पद से हटाने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मिन की शक्ल तो उतर जाती है। दर्शियों कंपनी में आता है। हान उसे कॉन्फिडेंस दिला रही होती है तुम न बहुत ही अच्छे से स्पीच दोगे। इसके बाद वो स्टेज पर पहुंच जाता है लेकिन बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। रिपोर्टर उससे कंपनी के बारे में और उसकी बहन के बारे में पूछ रहे होते हैं। रिपोर्टर तो बोलने लग जाती है वो उस दिन अपनी शादी में खुद से ही बेहोश हुई थी। सुनकर सियोंग को गुस्सा आ जाता है, अपना कोट निकाल कर रख देता है। जिस लड़की के पास सब कुछ है वो खुद से ही जहर क्यों खाएगी। इधर हान चोई को मैसेज भेज देती है कि हमने सब कुछ स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद चोई हुईजू की तरफ इशारा करता है। हुईजू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जितने भी पैसे खर्च हुए थे उसके बारे में बात करने लग जाती है। जितने भी पैसे खर्च हुए थे ना उस शादी में उससे ज्यादा तो आप लोगों को प्रॉफिट हुआ था। इधर सियोंग बोलता है आप लोगों को तो पता ही होगा कि पैलेस में क्या होता है। सही उन दोनों के रूमर्स फैले तो मैंने उसे मना किया था कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। वो दोनों प्यार में ना कुछ ज्यादा ही गिर चुके थे, इसीलिए मैंने उनको वो एक कॉन्ट्रैक्ट डिवोर्स बनाने के लिए कहा। चाहे पहले वो कितने भी प्यार में क्यों ना हो, लेकिन अब उनकी फीलिंग खत्म हो चुकी है। शादी के पहले ही दिन उसको किसी ने जहर देने की कोशिश की और मैं अपनी बहन को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट किया। यहाँ पर वो उन पेपर्स को भी दिखा रहा होता है जिन भी लोगों ने उल्टे सीधे आर्टिकल छापे थे ना, उन सभी की PDF मैंने रख रखी है। जब भी मुझे लगेगा कि उन सब ने झूठ लिखा था तो मैं उन सभी के ऊपर ना केस फाइल करूँगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। उसकी ये स्पीच सुनकर हान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी तारीफें करने लग जाती है। हुईजू की PR टीम उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देती है और हुईजू बोलने लग जाती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से ना प्रिंस को कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, जो भी फायदा होने वाला था वो मुझे होने वाला था। इसके बाद जो कुछ भी होगा ना वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। प्रिंस दोई की तरफ इशारा करता है। तभी बाहर से कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं हमें रॉयल मैजेस्टी का ना कमांड मिला है। ट्रैक में दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है मैंने कहा था ना कि मैं आपकी तरह नहीं जीऊंगा। उसके बाद वो उस बॉक्स को ओपन करता है जहाँ पर इस रेड कोट को दिखाया जाता है। उसके बाद वो किंग से मिलने के लिए जाता है और बोलता है मैं अपना थ्रोन ना वापस लेने के लिए आया हूँ। में ये लोग बोल रहे होते हैं आपको राजा बनाया जाएगा। तो हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सभी को बोलता है कि इस राजगद्दी पर अब मेरे अंकल बैठेंगे। भगवान बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। सुने रोक कर बोलता है क्या आप रॉयल कमांड को नहीं सुनोगे, आप यहाँ से ऐसे ही चले जाओगे। ये सुनने के बाद श्योंग वॉन वहीं पर खड़ा रहता है और सब कुछ सुनने लग जाता है। इसके बाद प्रिंस वहाँ से जा रहा होता है। हुईजू उसे रोकती है, उस पर गुस्सा करने लग जाता है तुमने तो सब कुछ ही दाव पर लगा दिया, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। हुईजू तो कुछ बोल ही नहीं पाती और प्रिंस वहाँ से चला जाता है। सही क्वीन को ये बात पता चलती है वो तो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। बताती है लेकिन प्रिंस ने ना अभी इस प्रस्ताव के लिए मना कर दिया है। क्वीन बोलती है ये सब ना एक फॉर्मेलिटी है और वो 3 बार मना कर देते हैं तो उन्हें शासन करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो किंग के पास जाती है लेकिन किंग ने तो पहले ही गेट को लॉक कर लिया होता है। क्वीन उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है लेकिन किंग तो रोने लग जाता है। वो अपने डैड को याद कर रहा होता है। क्वीन इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो बोलती है इन दरवाजों को तोड़ दो, अगर तुम्हें आग लगानी पड़े तो आग लगाओ लेकिन उसे बाहर निकालो। वहाँ पर मिन आ जाता है। वो बोलता है चलो मैं आपको आपके क्वार्टर्स तक ले चलता हूँ। वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है हम इस बात को ना ऐसे ही फैलने नहीं दे सकते और रही बात कैबिनेट मेंबर्स की तो उन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। कुछ भी हुआ है ना वो पहले से बाहर नहीं जाना चाहिए। बोलती है क्या मैं अकेली हूँ जिसे इस बात से डर लग रहा है। वो बोलता है मैं पहले ही ना बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। वो बोलती है अगर एक बार भी वो किंग बन गया ना तो हुईजू को हमेशा के लिए उसके साथ ही रहना होगा।
वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, प्रिंस को अभी भी 2 बार मना करना है, इससे पहले आपको प्रिंस को ना रोकना पड़ेगा। इधर दो ही हुईजू को बताती है कि प्रिंस यहाँ से निकल चुका है। तो उसकी चिंता होने लग जाती है, उसकी जान को खतरा है, इतनी रात में वो कहाँ पर गया है। इसको कॉल करने लग जाती है। इधर प्रिंस ड्राइव कर रहा होता है और वो कॉल भी नहीं उठाता। दो ही बोलते अगर आप ऐसे ही उसकी चिंता करोगे तो आप कभी भी उन्हें डिवोर्स नहीं दे पाओगे। चोई को बोल दूंगी, वो प्रिंस का पता लगा लेगा। इधर प्रिंस इस जगह पर अकेला खड़ा हुआ होता है और वो याद करता है जब उसने हुईजू को बोला था कि जब मैं थ्रोन पर बैठूंगा ना तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होगा और तुम वहाँ पर होगी। इधर हुईजू को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इधर दोही चोई को बता देती है कि प्रिंस बाहर गया है। चोई बोलता है उनके साथ तो रॉयल गार्ड्स भी नहीं हैं और वो उन्हें कॉल करने वाला होता है, लेकिन वो बोलती है मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर है। बोलता है तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों थी। वो बोलती है तुमने भी तो मुझसे हुईजू की बात छुपाई थी ना। इधर हुईजू अभी भी प्रिंस को मैसेज कर रही होती है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तभी पीछे से लेडी चोई बोलती है एक बार प्रिंस भी यहाँ पर खड़े थे और मैंने उस दिन उन्हें बहुत ही ज्यादा खुश देखा था। मुझे लगता है आप दोनों ना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। पैलेस के गेट बंद होने वाले हैं, आपको जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें हक करती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो प्रिंस के पास पहुँच जाती है। वो बोलता है मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन वो तो उसे हक कर कर बोलती है मैं ना तुम्हें पसंद करती हूँ, सब कुछ मैंने बस तुम्हें बचाने के लिए किया था और उसे किस कर देती है, लेकिन उसका तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता। वो पूछती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन प्रिंस भी उसे किस कर देता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इस मॉर्निंग हुईजू एकदम से उठती है क्योंकि उसने एक डरावना सपना देखा होता है। बोलता है तुम्हें ना यहीं पर रहना होगा और मैं पैलेस में जा रहा हूँ। सेकंड आदेश है ना वो डिलीवर होने वाला है कुकिंग बनाने के लिए और मैं फिर से उसको रिजेक्ट कर दूंगा। हुईजू को तो कुछ भी समझ नहीं आता तो प्रिंस उसे समझाता है जब भी रॉयल आदेश होता है ना हमारे यहाँ पर उसे 3 बार मना करने की प्रथा है। पूछती है तो उसके बाद क्या होगा। वो बोलता है उसके बाद वो मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, मतलब कि वो किंग बन जाएगा। बोलती है लेकिन तुम तो किंग को बचाना चाहते थे ना। वो बोलता है मैं अपने नेफ्यू को बचाना चाहता था ना कि किंग को। बैक में दिखाया जाता है क्वीन और किंग लड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका बेटा रो रहा होता है। इसके बाद वो अपने रूम में होता है तभी लेडी चोई उसके लिए बॉक्स लेकर आती है। वही रेड वाला किंग का लिबास होता है। बोलता उन्होंने ना बहुत ही ज्यादा देर कर दी है इस चीज के लिए। चोई भागता हुआ आता है और बोलता है कुछ गलत हुआ है। बाद प्रिंस वहाँ पर पहुँच देखता है कि उसके भाई के चैम्बर में आग लगी हुई है और वो अपने भाई को देखता है जो कि मर चुका होता है। प्रेजेंट में प्रिंस बोलता है मेरे भाई की जब मौत हुई थी तो क्वीन ने मेरे भाई की जो लास्ट कमांड थी उसको पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया था। नेफ्यू भी उस टाइम पर डर की मारी बहुत ही ज्यादा रो रहा था। अगर मैं किंग बन जाऊंगा ना तो मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फिर से लालची हो रहा हूँ। जो उसे हक कर बोलती है लालची होना कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं तभी लेडी चोई उनके पास आती है। आपको क्वीन मदर ना बुला रही हैं। जिसके बाद वो उनके पास पहुँच जाता है। क्वीन तो उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। किंग अभी 8 साल के हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है ना वो उसके लिए कैपेबल नहीं है, तुमने ना उनका फायदा उठाया है। वो बोलता है इसीलिए तो मैं किंग बनना चाहता हूँ क्योंकि वो अभी कुछ भी नहीं संभाल सकते, तुम लोग बस उसे पपेट की तरह यूज करते हो और कुछ नहीं। क्वीन गुस्से में खड़ी हो जाती है मैंने नहीं तुमने भी उन्हें पपेट की तरह ही यूज किया है। वो बोलता हाँ मैं ही उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं हमेशा ना उसके आगे ही खड़ा रहूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। क्वीन उसे रोक कर बोलती है अब तुम अचानक से प्रिंस क्यों बनना चाहते हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब क्वीन यंग होती है तो वो रॉयल स्टूडेंट होती है तभी उसके डैड उसे प्रिंस का फोटो दिखाते हैं, मतलब कि प्रिंस के बड़े भाई का, और उसे बोलते हैं तुम्हें ना क्राउन प्रिंसेस बनना होगा। इसके बाद क्वीन के पास प्रिंस आता है और देखने से लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्रेजेंट में क्वीन रोने लग जाती है और बोलती है तुम पीछे क्यों नहीं हट जाते, लेकिन प्रिंस उसके हाथ को दूर कर देता है और दासी को बुलाकर बोलता है क्वीन की तबीयत ना खराब है, 3 दिन तक इनके चैम्बर में ना कोई भी नहीं आना चाहिए। इसके बाद वो अपने डैड को कॉल कर बोलती है अब ना कुछ भी नहीं हो सकता, आपको पीछे हट जाना चाहिए। उसके डैड बोलते हैं मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। वो बोलती है अब मुझसे 3 दिन तक ना कोई भी नहीं मिल सकता। प्रिंस ये बोल कर गया है। उसके डैड बोलते हैं अगर वो किंग बन गया ना तो वो हम दोनों को खत्म कर देगा, लेकिन क्वीन उन्हें पीछे हटने के लिए बोल रही होती है और उसके डैड बोलते हैं मैं ना सब कुछ खुद देख लूंगा।
और कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो मिन से मिलता है। अब ये दोनों मिलकर प्रिंस के लिए साजिश रचने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग प्रिंस को मीटिंग के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लेडी चोई आकर इमोशनल हो रही होती है। वो बोलती है अगर लेट प्रिंस जिंदा होते तो आज बहुत ही ज्यादा खुश होते। तभी दोई बोलती है क्या आप जाने के लिए तैयार हो गए हो, जिस पर वो हाँ बोल देता है। हुईजू उसे बोलती है मैं ना तुम्हारा वेट करूंगी, तुम ना जल्दी वापस आ जाना। के बाद प्रिंस वहाँ से चला जाता है। इधर क्वीन के पास उसका बेटा आता है, उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तुमने जो भी किया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पद तुम्हें उन्हें देने की क्या जरूरत थी? पद तुम्हें दिलाने के लिए मैंने कितना कुछ किया था, क्या तुम्हें पता भी है? वो बोलता है जिस दिन डैड की डेथ हुई थी ना, उस दिन आप दोनों ने जो भी बातें की थी वो मैंने सारी सुन ली थी। दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसे किंग के कपड़े पहना रही होती है। वो बोल रहा होता है कि मुझे किंग नहीं बनना है। मैं क्वीन समझ जाती है कि वो उस दिन किंग बनने के लिए मना क्यों कर रहा था। उसके बाद वो अपने बेटे से नजरें मिलाने में भी डर रही होती है। तभी किंग उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। जर्मेन का सेक्रेटरी उसे बोल रहा होता है आपको काउंसलिंग मीटिंग के लिए जाना चाहिए वरना आप लेट हो जाएंगे। वो बोलता है अभी उसमें ना टाइम लगेगा। इधर क्वीन सोच रही होती है कहीं उसके डैड फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे, जिसकी वजह से वो प्रिंस को कॉल करती है। लेकिन प्रिंस उसका कॉल नहीं उठाता, जिसकी वजह से वो उन्हें मैसेज करती है कि मैं काउंसलिंग हॉल में ना एक ऑडियंस बन सकती हूँ क्या? पर प्रिंस दोई से बोलने लग जाता है क्या तुम्हारे पास टाइम है? वो बोलती हाँ मेरे पास अभी 30 मिनट का टाइम है। इधर क्वीन अपनी दासी को बोलती है जिस लड़की को मैंने छुपाने को कहा था ना उसे लेकर आओ। इधर हुईजू चोई को बोलती है अगर मैं क्वीन बन जाऊंगी तो सभी लोगों का क्या रिएक्शन होगा? तो लगता है वो लोग मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेंगे। चोई बोलता है लेकिन उनकी हिम्मत कैसे होगी? बोलती है मुझे तो सच सुनना है। वो बोलता है हाँ वो हेट तो करेंगे। प्रिंस को सभी लोग लाइक नहीं करते। बोलती है प्रिंस को तो बस कुछ लोग ही लाइक नहीं करते, लेकिन मुझे तो कोई भी लाइक नहीं करता, मुझे तो सब लोग हेट करते हैं। उसके पास यूंग का कॉल आता है। हुईजू से बोलती है ठीक है मैं वहीं पर आ रही हूँ। इसके बाद वो पहले से जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे सियोंग बोन मिलता है। वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और ये क्राउन हॉल में होता है। जो वहाँ पर पहुँचती है वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। हुईजू दोही से पूछती है प्रिंस कहाँ पर है? बताती है वो इसी के अंदर था। इधर क्वीन को भी धमाके की आवाज सुनाई देती है। बोलती है जाकर देखो कि हुआ क्या है। हुईजू भी प्रिंस को बचाने के लिए अंदर चली जाती है। ये दोनों बाहर ही रह जाते हैं। इधर प्रिंस धुएं की वजह से बेहोश होता जा रहा होता है। जैसे वो हुईजू की आवाज सुनता है तो बोलता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो तो प्रिंस के पास पहुँच जाती है। प्रिंस तो यहाँ पर बेहोश हो चुका होता है, इसलिए वो उसकी धड़कन चेक करने लग जाती है। इसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है प्लीज कोई हेल्प करो। इधर किंग क्वीन के पास आता है और बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। उसकी दासी भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। क्वीन उसे पूछने लग जाती है क्या हुआ है। वो क्वीन को सब कुछ बता देती है। नेक्स्ट सीट में हुईजू प्रिंस के सामने बैठी हुई होती है, यानी कि किसी ने उन लोगों को बचा लिया था। वहाँ पर लेडी चोई भी होती है। लेडी चोई हुईजू को बोलती है डॉक्टर ने बोला है कि इनकी तबीयत ठीक है, इसलिए अब आपको ना रेस्ट कर लेना चाहिए। टाइम रहते चोई अंदर नहीं पहुँचता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। हुईजू बोलती है अगर मेरी जगह पर प्रिंस होता ना तो वो भी मेरे लिए वही करता। विमेन भी भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो हुईजू से बात करने लग जाता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम्हें अंदर जाने की क्या जरूरत थी और तुमने अपना ट्रीटमेंट सही से क्यों नहीं कराया? तुमको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए इस टाइम पर। वो बोलती है इस टाइम पर मैं हॉस्पिटल में कैसे हो सकती हूँ जबकि प्रिंस के ऊपर किसी ने ये हमला करवाया है। ऐसे ही वेडिंग में हुआ था, किसी ने ना प्रिंस को टारगेट किया था। विमेन बोलता है अगर वो एक्सीडेंट नहीं है तो तुम क्या करोगी? क्या तुम प्रिंस की जगह मरना चाहोगी? उस समय बोलने लगता है मैं ना तुम्हें ऐसे डेंजर में नहीं देख सकता। वो बोलती है तो क्या मैं प्रिंस को मरता हुआ देखती? वो बोलता है हाँ अगर वो मर जाए तो ही अच्छा है। ये बात धोई हुईजू के पास पहुंचती है। हुईजू उसे बोलने लग जाती है प्रिंस काउंसलिंग हॉल में कैसे पहुंच गया? ये बताती है मीन का ना प्रिंस के पास मैसेज आया था, उन्होंने ही उसे काउंसलिंग हॉल में बुलाया था। ये सुनने के बाद उसे मीन पर शक होने लग जाता है। फिर मीन को दिखाया जाता है जो काउंसलिंग हॉल के सामने खड़ा हुआ होता है। सेक्रेटरी बोलता है ये एक्सप्लोजन ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, हमें ना इसकी जांच करनी होगी। बोलता है जब तक प्रिंस को होश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। अगले दिन न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पेरिस में आग लगी है और क्या कुछ हुआ है इसके बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीन में हुईजू
इन दोनों के साथ खड़ी हुई होती है और बोलती है पैलेस के अंदर जितने भी रॉयल गार्ड्स आए थे और जितने भी ऑफिशियल मेंबर एंटर हुए थे उन सभी की जांच करो। ये बोलते इस मामले पर ना हमें क्वीन से बात करनी होगी और उनसे परमिशन लेनी होगी। नेक्स्ट सीन में क्वीन ह्यूची से पूछती है वो कैसा है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। बोलती है आपको इस बात की फिक्र हो रही है ना, क्योंकि प्रिंस बच गया है। अगर आप मुझे परमिशन नहीं दोगी इस मामले की इंक्वायरी करने की तो मैं आपको भी सस्पेक्ट ही मानूंगी, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे परमिशन दे दो। इवन वो चाय को भी फेंक देती है। मुझे तो आप पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि मैं आपके साथ एक चाय भी पी सकूं। उसके बाद हुईजू बाहर आकर चोई को बोलती है जल्दी इन्वेस्टिगेशन ना चालू हो जाएगी और ये बात ना पहले से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो बोलता है पॉइजनिंग केस ना अभी भी ओपन है, लेकिन उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मिन के पास है। चीफ मिनिस्टर मिन अभी ना प्रिंस के साथ है। के बाद हुईजू भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। एक्चुअली में वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी कहीं मिन प्रिंस को कुछ कर ना दे, लेकिन यहाँ पर धोई भी थी। वो हुईजू को बताती है डॉक्टर यहाँ पर आए थे और उन्होंने बताया है कि प्रिंस को ना कभी भी होश आ सकता है। हुईजू तो घूर कर मिन की तरफ ही देख रही होती है। इसके बाद वो उसे बाहर छोड़ने के लिए आती है और बोलती है इतना सब होने की वजह से ना मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे तुम चर्च नहीं जा रहे हो क्या? मुझे तुम्हारे हाथ में वो माला नहीं दिख रही है। वो बोलता है वो ना मैं घर पर भूल आया हूँ। ये बोलने के बाद वो निकल जाता है। इधर सियोंग अपनी वाइफ को बोल रहा होता है आज मेरी बहन का कॉल नहीं आया है। बगल में दो लड़कियाँ बैठकर बात कर रही होती है कि पैलेस में आग लगी थी और मैंने तो ऐसा सुना है कि प्रिंस मर चुका है। जैसे ही वो यही बात सुनता है तो वो अपनी बहन को कॉल करने लग जाता है। फोन हुईजू के पास नहीं था, इस वजह से वो फोन नहीं उठाती। सेक्रेटरी मिन के पास आकर बोलता है रॉयल लोग चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट रिलीज किया जाए। बाहर सभी लोग ऐसे रूमर फैला रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स मर चुके हैं। के बाद वो क्वीन के पास आता है और बोलता है पब्लिक का कंसर्न न बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे आगे बढ़ना होगा। मैजेस्टी अभी छोटे हैं, वो बाहर की सभी चीजों को नहीं देख सकते और प्रिंस अभी बेहोश है। मुझे आपको न क्राउन पर बिठाना होगा। वो बोलती है प्रिंस को न जल्द ही होश आ जाएगा, लेकिन मिन तो मान ही नहीं रहा होता। नेशन के लिए आपको ये सब कुछ करना ही होगा। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो देखकर मिन के होश उड़ जाते हैं। इधर हुईजू और चोही गेस्ट लिस्ट को देख रहे होते हैं कि कौन कौन वहाँ पर आया था। तभी दो ही भागती हुई आती है और बोलती है प्रिंस को ना होश आ गया है, जिसकी वजह से हुईजू भागकर जाने लगती है। लेकिन तभी प्रिंस उसे पकड़ लेता है और हक कर लेता है। बोलता है तुम्हें अंदर आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। हुईजू उसे हक कर बोलती है मैं बाहर रहकर भी क्या ही कर लेती, मैं बाहर रह भी कैसे सकती थी जब मुझे पता था कि तुम अंदर हो। और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। द मिन ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उसे बोलता है जो भी मेरा काम है ना आपसे वो मैं कर लूंगा। और मीन उसे रेस्ट करने के लिए बोल रहा होता है। बोलता है लेकिन बाहर ना बहुत ही ज्यादा रूमर्स फैल रही हैं कि मैं मर चुका हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि मैं उन रूमर्स को बदल सकूं। में मिन के पास योंग बोन का कॉल आता है। वो बोलता है प्रिंस को ना होश आ चुका है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। कॉल कटने के बाद वो ड्रिंक करने लग जाता है और ग्लास को फेंक कर मारता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इधर ये दोनों साथ में लेटे हुए होते हैं। वो पूछती है तुम सीधा क्वीन से मिलने के लिए क्यों गए थे? प्रिंस बोलता है मैं ना वहाँ पर मिन से मिलने के लिए गया था। मुझे पता था कि मैं बेहोश रहूंगा तो मेरी जगह पर वो किसी और को ले लेगा। सुनकर वो उठकर बैठ जाती है और बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या वो किसी और को प्रिंस की जगह दे देंगे? और तुम वहाँ पर इसलिए गए थे ताकि तुम दिखा सको कि तुम जिंदा हो? पूछती है तुम्हें मिन पर ट्रस्ट है या नहीं? वो बोलता है कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं उसे एक पंच मार दूं, लेकिन मुझे उस पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं क्राउन से बंधा हुआ हूँ और वो जस्टिस से। दिन में एक बंदा आकर खुद से एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने काउंसलिंग हॉल में आग लगाई थी और वो एक रॉयल गार्ड था। नेफ्यू से मिलने के लिए चाहता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बोलता मुझे लगा मैं अपने डैड की तरह आपको भी खो दूंगा अंकल। इधर क्वीन के डैड उससे मिलने के लिए आए होते हैं। वो बातों ही बातों में उसे बता देते हैं कि वहाँ पर गैस एक्सप्लोजन हुआ था। क्वीन उसे पूछती है आपको कैसे पता कि वहाँ पर गैस एक्सप्लोजन हुआ था? क्या आप भी इस सब में शामिल हो? ऐसे ही क्वीन को ये बात पता चलती है कि वो भी शामिल था, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है
और वहाँ पर एक लड़की भी होती है। वो उसे बोलती है मैं तुम्हें तो बचा नहीं पाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को सेफ रखूंगी। इसके बाद हुईजू और चोई को दिखाया जाता है और ये दोनों सोच रहे होते हैं कि कोई रॉयल गार्ड ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पर प्रिंस से मिलने के लिए क्वीन आई होती है। घुटनों के बल बैठ जाती है और बोलती है मैंने ना कुछ गुनाह किए हैं जो कि मैं यहाँ पर कबूल करने के लिए आई हूँ। बोलती है मेरे डैड ने ना आपको जहर देने की कोशिश की थी और मुझे ऐसा लगता है कल जो आग लगी थी वो भी मेरे डैड ने ही लगाई थी। वो बोलता है ये सब मुझे बताने के लिए क्यों आई हो, तुम क्या चाहती हो? लेकिन वो तो एविडेंस भी लेकर आई होती है, उस लड़की की फाइल जो कि उसकी रेजिडेंसी में ही रहती थी। प्रिंस बोलता है तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे डैड को छोड़ दूं या फिर तुम उनके लिए भीख मांगने के लिए आई हो? बोलती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरे डैड को ना अच्छे से सजा दो। बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा और क्या तुम ये सब कुछ सह पाओगी? क्वीन बोलती हाँ मैं ट्राई करूंगी। इधर मेन शूटिंग कर रहा होता है। वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है हंटिंग सीजन ना चालू होने वाला है, लोगों को बोल दो कि इस साल का हंटिंग सीजन ना मैं डिक्लेयर करूंगा। सेक्रेटरी बोलता है इस साल रॉयल फैमिली नहीं करेगी क्या? मिन बोलता है प्रिंस की तबीयत सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि क्वीन को हंटिंग में कोई इंटरेस्ट है। अभी वहाँ पर ह्यूइशू आ जाती है और बोलती है इस साल की डिक्लेरेशन ना मैं करूंगी। प्रिंस क्वीन को बोल रहा होता है आप ये सब कुछ क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वो बोलती है मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे का भी ख्याल रखो। वो बोलता है तुमको ना दोषी ठहराया जाएगा हमेशा के लिए, अगर तुम ये एक्सेप्ट करती हो तो मैं मेजेस्टी को सुरक्षित रखूंगा। क्यून भी उसकी बात मान जाती है। हुईशू बोलती है हम 21वीं सेंचुरी में हैं, हम जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। वो बोलता है कुछ चीजें ना इविल होती है, उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है तो हमें उन्हें खत्म करना ही पड़ता है, उनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा जो हमारे लिए मैटर करता है। हुईजू उसकी तरफ बंदूक कर देती है लेकिन फिर स्माइल करते हुए गन को नीचे कर लेती है। मैंने सुना है तुमने उस बंदे को पकड़ लिया है। इसके बाद हुईजू कार में होती है, तभी उसके पास प्रिंस का कॉल आता है। बोलती है मैं जल्दी आ रही हूँ। इसके बाद वो अपने प्राइवेट रेजिडेंसी में पहुँच जाती है। दोए उसे बताती है उन्होंने न बहुत ही ज्यादा पी रखी है, जिसके बाद वो प्रिंस के पास आकर उसके बगल में बैठ जाती है। उसे सब कुछ बता देता है जो भी क्वीन ने उसे कहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। करने की वजह से वो तो सो जाता है और हुईजू उसी के पास बैठी हुई होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैजेस्टी निर्णय निकालता है प्रिंस को किंग बनाने का और यहाँ पर क्वीन भी होती है जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर प्रिंस मिन को बात करने के लिए बुलाता है। पॉइजन केस का क्या हुआ? बोलता है सियोंग बोन इन सब में शामिल है, उसने ही ये सब कुछ किया है। ट्रैक में दिखाया जाता है क्वीन प्रिंस को बताती है कि इसमें मिन भी शामिल है क्योंकि उसने ये बात छुपाई थी कि मेरे डैड ने तुमको जहर दिया था। प्रिंस उसे बोलता है ये बात तुमको छुपाने की क्या जरूरत थी? बोलता है मुझे ना सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। बोलता है लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मिन भी चिल्लाकर बोलता है जल्दी ना उन्हें जेल हो जाएगी, इसके बाद वो कभी भी पैलेस में एंटर नहीं कर पाएंगे। प्रिंस बोलता है जैसे ही मैं किंग बन जाऊंगा ना राज्य गद्दी को वहीं पर खत्म कर दूंगा, जिससे तानाशाह खत्म हो जाएगा और इससे मैं भी फ्री हो जाऊंगा और कोई और भी है जो फ्री हो जाएगा। पर वो मिन की ही बात कर रहा होता है। इसके बाद हुईजू प्रिंस के पास आती है। बोलता है सियोंग बोन जल्द ही अरेस्ट होने वाला है। हुईजू बोलती है क्या मिन ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है? बोलता है हाँ, और मैंने ये कह दिया कि मुझे सब कुछ पता है और मैं उसे कभी भी माफ नहीं करने वाला हूँ। रॉयल टीम सियोंग बोन के पास पहुँच जाती है और उस लड़की को भी पकड़ लिया जाता है। क्वीन भी देख रही होती है, तभी वहाँ पर किंग आ जाता है जो कि अपनी माँ को हक कर लेता है। क्वीन बोलती है जब भी तुम्हें डर लगे ना तुम अपने अंकल के पास जाना। इस मॉर्निंग प्रिंस सियोंग बोन के पास जाता है। वो तो अभी भी बोल रहा होता है मैंने ना कुछ भी नहीं किया। बोलता है अपना मुंह ना बंद रखो, क्वीन ने ही तुम्हारे बारे में बताया है। अगर तुम अपनी बेटी की भलाई चाहते हो ना तो तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। सीन में एक मीटिंग में होता है। हुईजू भी उससे मिलने के लिए आई होती है। इसके बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं। हुईजू बोलती है मुझे प्रिंस ने बताया कि तुम्हें ना सब कुछ पता था। बोलता है तो क्या तुम्हें ये पता है कि वो जल्दी तानाशाह को खत्म करने वाला है? तुम्हें क्या लगता है वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बोलती है अगर ऐसी बात है ना तो अब से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए। नेक्स्ट डे प्रिंस चलकर आ रहा होता है। इसके बाद वो अपने किंग का टाइटल लेता है। किंग बनते ही वो सभी लोगों को बोलता है इस क्राउन को खत्म करने के लिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। हुईजू से बोलती है अब तुम प्रिंस से किंग बन जाओगे। वो बोलता है तुम भी अब प्रिंसेस से क्वीन बन जाओगी।
पूछती है तो जब तुम थ्रोन पर बैठोगे तो सबसे पहले क्या करोगे। बोलता है मैं रॉयल्टी और स्टेटस को ही खत्म कर दूंगा। लोगों के बीच में जो ऊंच नीच है ना वो भी खत्म हो जाएगी। सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रेजेंट में प्रिंस बोल रहा होता है अब लोगों की ना सोच बदल चुकी है, हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी, हमें ना इसे यहीं पर खत्म करना होगा। तो उससे सवाल जवाब करने लग जाता है और बाकी के सभी लोग भी इसके खिलाफ होते हैं कि कोई भी अपनी रॉयल्टी नहीं छोड़ना चाहता था और ना ही अपने स्टेटस को। हुईजू को बता रहा होता है इस टाइम पर ना प्रिंस का साथ देने वाला कोई नहीं होगा कि जो रॉयल रिलेटिव्स है ना वो उनकी बातें नहीं मानेंगे। हुईजू बोलते हैं लेकिन इस टाइम पर सिर्फ उसकी पब्लिक ही सुन सकती है। क्या वालों को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है कि जो क्राउन है उसे यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा और आगे चलकर कोई भी शासन नहीं करेगा। ये न्यूज सियोंग और हान भी देख रहे होते हैं। सियोंग बोलता है वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो अभी अभी किंग बना है। इधर क्वीन अपने रेस से मिलने के लिए आती है। वो बोलता है इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम अपना मुंह मुझे कैसे दिखा सकती हो। वो बोलती है जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। वो बोलता है तुमने अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। बोलती है उसे ना सब कुछ पता है, जितने भी पाप किए ना उसे सब पता है। आपने जो कुछ भी किया था क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। आज से ना मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। उसके डैड उसे बोलते हैं उस दिन जो एक्सप्लोजन हुआ था ना उसके बारे में मिन को भी पता है और वो मेरा साथ दे रहा था। ऐसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उसके सामने मिन खड़ा होता है। बोलता है मैं आपको पैलेस में छोड़ दूंगा। उसके पास उसके बेटे का कॉल आता है लेकिन वो कट कर देती है। इस तरफ हुईजू के डैड घर पर आते हैं। बोलता है मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि वो क्राउन को खत्म कर रहे हैं। मदर इन लो ऐसा कैसे कर सकते हैं। डैड बोलते तुम्हें ना उन्हें किंग कहकर बुलाना होगा। यहाँ पर मेन क्वीन को बोलने लग जाता है तुम्हें सभा में जाकर उनके अपोजिट खड़ा होना है। वो इस क्राउन वाले सिस्टम को खत्म ना करे। बोल दिया अगर मैं ना करूँ तो क्या होगा। बोलता है तुम्हारे डैड की तरह तुम्हारा बेटा भी एक क्रिमिनल बन जाएगा। 3 साल पहले आपने एक दस्तावेज को छुपाया था जो कि किंग का था। सुनकर क्वीन डर जाती है और वो मिन की तरफ देखने लगती है। बोलता है अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहती है तो जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको वैसा ही करना है। इसके बाद दो ही प्रिंस के पास आकर बोलती है हमारे पैलेस का जो बजट है ना मिन ने वो वहीं पर रोक दिया है क्योंकि पैलेस में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज और जो भी काम होता है अब वो पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसी के ऊपर यहाँ सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी हुईजू बोलती है तुम भूल गए हो क्या मैं कौन हूँ। तो बोलती है मैं ना क्राउन को डोनेशन करूंगी। दरमिन का सेक्रेटरी उसे बताता है हुईजू नो क्राउन को डोनेशन कर रही है। दरमिन बोलता है अरे वाह प्रिंस इतना ज्यादा गिर चुका है। इधर हुईजू को उसकी भाभी का कॉल आता है जिसके बाद वो सीधा घर पहुँच जाती है। आकर उसे पता चलता है कि सिलस फंड की कोई प्रॉब्लम है और उनकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। सुनते ही वो समझ जाती है कि ये किसने किया है। तो लोग मुझे भी रोक रहे हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो बोलता है इस मैटर को ना मैं हैंडल कर लूंगा क्योंकि मैं इसका सक्सेसर हूँ। ऐसे ही उसके डैडी ये बात सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो बोलते ठीक है तो मैं जा रही हूँ लेकिन उसके डैड रोक कर अपने बेटे को बोलते हैं तुम बेटे क्यों हो जाओ इसको इसके पैलेस तक छोड़ कर आओ। और हुईजू को बोलते तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए। इस टाइम पर हुईजू तो एकदम शौक में ही चली जाती है कि पहली बार उसकी डैड उसकी परवाह कर रहे थे। सियोंग उसे छोड़ने के लिए आ जाता है। हुईजू बोलती है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी और अब से मैं थोड़ा सा कम गुस्सा करूंगी भाई। जैसे ही वो भाई सुनता है तो वो भी अजीब सा रिएक्शन देता है। वो तो जल्दी से अंदर भाग जाती है और प्रिंस के पास आकर बताती है मैं ना अपने डैड से मिलने के लिए गई थी। वो उसे सब कुछ बताती है जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था। एक तरफ क्वीन अपने बेटे के साथ होती है और मिंग की बात को याद कर रही होती है। पूछती है तुमने प्रिंस को मारने की कोशिश की थी तो वो हाँ कर देता है। क्वीन अपने बेटे के साथ घूम रही होती है और हुईजू उन्हें देख रही होती है। कोई बोलता है जब से ये सब कुछ हुआ है ना तो क्वीन बहुत ही ज्यादा कम बाहर निकलती है। हुईजू क्वीन से मिलकर उन्हें बोलती है अगर आप रॉयल फैमिली से बात करोगी तो वो आपकी बात मानेंगे। वो बोलती है अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि प्रिंस ने मुझे छोड़ कैसे दिया और मुझे सजा क्यों नहीं दी। बाद वो मिन को कॉल कर सब कुछ बता देती है। मैक्सिन में सभी लोग मीटिंग में होते हैं और यहाँ पर वो सभी लोग क्राउन को खत्म करने की बात कर रहे होते हैं तो इसके अगेंस्ट में होता है और बाकी के कुछ रॉयल फैमिलीज भी इसके खिलाफ ही होते हैं। बोलते हैं क्राउन नेशन के लिए बहुत सारी चीजें करता है जो कि जरूरी है। वहाँ पर हुईजू आ जाती है और बोलती है तुमने किंग को मारने की कोशिश की, क्या ये भी नेशन में आता है।
वो एक रिकॉर्डिंग को चला देती है जो कि मिन और क्वीन की होती है, जो कि कार में क्वीन ने रिकॉर्ड कर ली थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं क्वीन वो रिकॉर्डिंग पहले हुईशु को सुनाती है। बोलती है तुम उसके सबसे ज्यादा क्लोज हो तो मैंने सोचा कि तुम ये सबसे पहले सुनो। सुनकर वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। में किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है जो मैंने सुना क्या वो सच है? लेकिन मिन तो कुछ बोल ही नहीं रहा होता, बाकी के लोग उसका ही साथ दे रहे होते हैं। किंग बोलता है मैंने सवाल ना मिन से किया है, अगर कोई और जवाब देगा तो मैं सोचूंगा कि उसने भी मिन का ही साथ दिया था। उसके बाद वो अकेले में उसे बोलता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया? क्या सच में तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी? मिन भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हुईशु को दूर रखो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बोलता है जब मैंने हुईशु को पाया ना वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वो मेरी ही थी। इसके बाद प्रिंस बाहर आ जाता है, हुईशु के पास आता है और उसे हक कर लेता है। हुईशु बोलती है तुमने जो कुछ भी किया ना सही किया। नेक्स्ट सीन में क्राउन के लिए पब्लिक वोटिंग होती है, क्राउन को रखना चाहिए या फिर नहीं। गोरहान भी वोटिंग करके आते हैं। उसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है, जो अभी भी उसे किंग कह रही होती है। बोलता है जल्दी इसका निर्णय आ जाएगा, फिर तुम मुझे किंग नहीं बुला पाओगी, तुम्हें ना मुझे मेरे नाम से बुलाना होगा। दोही चोई को बोल रही होती है अब तुम क्या करोगे? वो बोलता है मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं वो कर लूंगा। दोही उसे अपनी तरफ बुलाती है और उसे किस कर लेती है। बोलती है मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही ना? मना कर देता है और उसे किस करने लग जाता है। फिर वहाँ पर बस आती है जिसमें कि लेडी चोई और बहुत सी लेडीज होती है जो कि उन्हें देख रही होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद फैसले वाला दिन आता है। पब्लिक का ओपिनियन होता है कि क्राउन को खत्म कर दिया जाए। के बाद किंग उसे वहीं पर खत्म कर देता है। यहाँ पर वो सील भी लगाता है जिसमें उसका नाम ली वोन होता है। दिन खत्म होने के बाद हुईशु उसे ली वोन कहकर बुलाती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। के बाद 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हुईशु फिर से कासल कंपनी में सीईओ बन जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो तभी दोही आकर बताती है आपके लिए ना बहुत सारा काम है। दोही तो बहुत सारी चीजों को कैंसिल कर रही होती है। तभी उसके पास उसका भाई आता है और बोलता है क्या मेरी हेल्प कर दोगी? मेरे लिए कासल कार्ड को मैनेज कर लोगी? एक्चुअली में कासल कार्ड उसकी कंपनी होती है। ये सुनकर हुईशु तो पहले शॉक हो जाती है। तो सेओ बोलता है मेरी वाइफ ना प्रेग्नेंट है, तो तुम्हें ना कुछ दिनों तक मेरी कंपनी को संभालना होगा। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और उसके पीछे भागने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। ली वोन को दिखाया जाता है जो खाना बना रहा होता है। चोई उसे बोलता है आपको जल्दी से जल्दी ना कोई जॉब ढूंढनी होगी। लड़कियों को वही लड़की पसंद आते हैं जो कि जॉब करते हैं। अभी उसे हुईशु का कॉल आता है और बात करने के चक्कर में उस सब्जी में नमक डाल देता है। वो भी कुछ ज्यादा ही बोलती है कि वो डिनर करने के लिए नहीं आ पाएगी। चोई को भी ये बात पता चल जाती है कि दोही भी नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से उन दोनों का तो मुंह लटक जाता है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए जगह पर आ जाते हैं। वो चोई के पास इस रिंग को देखता है। बोलता है आपके पास ऐसी कोई भी रिंग नहीं थी क्योंकि आपकी जब शादी हुई थी ना तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। अब शायद आपको ना ये चीज कर लेनी चाहिए। इधर हुईशु के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। बोलते हैं मैंने ना सियोंग से बात की, वो कासल कार कंपनी ना तुम्हें दे रहा है। मुझे पता है तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी और इसके लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जाने से पहले बोलते हैं कि मैं ना तुम्हें कभी भी हारता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हर किसी से लड़ाई ना करो। ये बोलकर उसके डैड जाने लगते हैं। जो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि पहली बार उसके डैड ने कुछ अच्छा कहा होता है। सीन में लेडी चोई ली को बुलाती है और उसे बेड दिखाने लग जाती है। वो बेड उसे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा होता है। वो बोलती है तुम्हें 3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक मैंने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। वो बोलता है हुईशु ना भी अपने काम पर ध्यान दे रही है। लेडी चोई बोलती है क्या आप में कोई प्रॉब्लम है? इस पर वो मना कर देता है लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद आधी रात को हुईशु घर पर आती है और वो देखती है कि ली अभी तक सोया नहीं है। उसे बता देती है कि मेरे डैड ने ना मुझे अपनी कंपनी हैंडल करने के लिए चूज किया है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद दोनों सो रहे होते हैं और ली रिंग के बारे में बात करने लग जाता है, लेकिन वो तो सो चुकी होती है। अगले सीन में अगले दिन वो क्वीन के साथ होता है। अपने नेफ्यू के लिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ली चोई के पास आ जाता है और चोई ने अपनी एक फ्लावर शॉप खोल रखी होती है। बोलता है तुम्हारा आइडिया ना एकदम सही था, मुझे उसे एक रिंग देनी चाहिए। पीछे ये दोनों खड़ी होकर ये बात सुन रही होती है तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लग जाता है। उसे फ्लावर्स देखकर बोलता है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तो हाँ बोल देती है। इसके बाद वो घर आ जाते हैं।
वो बोलता है हमें ना शायद फिर से ना एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। वो बोलती है वो तो पहले ही हो चुकी है ना, तो फिर से करने की क्या जरूरत है। बोलता है मैंने जब किया था तो मुझे ना तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, तो क्या तुम्हें मेरे लिए नहीं थी। के बाद हुई जो उस जगह पर आकर बैठ जाती है और वही वाला एक्शन करती है जो उसने पहले किया था। ली समझ जाता है कि हुजू को तब से उसके लिए फीलिंग्स है। फिर उससे पूछने लग जाती है तुम्हें मेरे लिए कब से फीलिंग्स है। बोलता है जब तुम स्कूल में थी और पहली बार तुमने मुझे अपना नाम बताया था। बोलने के बाद वो एक दोनों को एक किस कर लेते हैं। अगले सीन में वो एग्जीबिशन में आता है और इस रोप के आगे खड़ा होता है। बोलता है जब मुझे ये चाहिए था तब मुझे मिला नहीं, और जब मुझे दिया गया तब मुझे चाहिए नहीं था। एग्जीबिशन के बाद हुई जो उसके पास आती है और वो दोनों ही जगह पर मैच देखने के लिए आ जाते हैं। बोलता है मैं ये टी शर्ट पहन सकता हूँ, और अब वो चारों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और चीयर्स कर रहे होते हैं। कैमरा उनकी तरफ जाता है जहाँ पर किस टाइम लिखा हुआ होता है। ये देखते ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ऑडियंस उन्हें बार बार करने के लिए कह रही होती है। इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।